नमस्कार मित्रों, मेरा नाम विवेक कुमार पांडे है और आप जो YouTube का प्लेटफॉर्म देख रहे हैं उसका नाम इल्विन क्लासेस है। यह इल्विन क्लासेस जो हमारा कोचिंग इंस्टीट्यूट है YouTube पे चलता है। YouTube का एक पोर्टल है। इस पर हम परीक्षाओं की तैयारी से लेकर एकेडमिक बच्चों की शिक्षा इस पर दी जाती है। इसी क्रम में आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था विषय को पढ़ेंगे। चूंकि आप हमारे अगर नए दर्शक हैं तो कृपया हमारे इल्विन क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। स्पेलिंग ELWINCLASSES है। यह हमारी जो कक्षा मंडे से स्टार्ट होगी और यह फरवरी के फर्स्ट और सेकेंड वीक तक समाप्त होगी। इसमें हम सामान्य अध्ययन के सभी महत्वपूर्ण विषयों को बेसिक से पढ़ेंगे, प्रारंभ से पढ़ेंगे। और इस हमारी कक्षा की, इस जीएस कक्षा की यह खासियत होगी कि इसमें हम एम लक्ष्मीकांत की बुक, भारतीय राज्य व्यवस्था की राजेश मिश्रा सर की आती है वो किताब, उसके बाद जो महत्वपूर्ण नोट्स हैं उनको बहुत अध्ययन करने के बाद यह कंबाइंड सीरीज बनाई गई है। घटना चक्र से भी जो प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं उससे भी लेकर हमारे टॉपिक को, इस कक्षा को प्रारंभ किया गया है, स्टार्ट किया गया है, डेवलप किया गया है। आइए देखते हैं। यह हमारा अध्याय 1 है जिसका नाम है, पहले अध्याय का नाम है भारतीय संविधान का विकास, इवैल्यूएशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें हम क्या क्या बात करेंगे? इसमें हम देखेंगे कि जो हमारे भारतीय संविधान का विकास हुआ वह कैसे हुआ। किसी भी देश के संविधान का विकास अचानक हो जाने वाली बातें नहीं है, घटनाएं नहीं है, यह एक क्रमिक विकास होता है। वैसे ही हमारे देश भारत का भी जो संविधान का विकास हुआ एक क्रमिक विकास हुआ। हमारे संविधान का जो विकास है वह ब्रिटिश शासन के दौरान धीमी गति से हुआ था। आइए इसको पढ़ेंगे। इस कक्षा में हम यह ध्यान रखेंगे कि जो भी हमारी कक्षाएं हो उस तरीके से इसको फ्रेम किया गया है कि जो भी हमारी कक्षाएं होंगी उसमें हम मुख्य परीक्षा और प्रारंभिक परीक्षा दोनों को ध्यान में रखकर यह कक्षा बनाई गई है। कक्षा के खत्म होने के बाद अगर आप चाहेंगे तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके PDF प्राप्त कर सकते हैं। आइए प्रारंभ करते हैं। भारतीय संविधान का विकास, यह इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था है। इंडियन पॉलिटी की क्लास है। भारतीय संविधान का विकास, किसी भी चीज का विकास कैसे हुआ, यह भारतीय संविधान का विकास क्रमिक विकास का परिणाम है जो ब्रिटिश शासन के दौरान धीरे धीरे हुआ। जो ब्रिटिशर्स थे उनमें साम्राज्य विस्तार की अपनी एक नीति थी। उनका जो विदेश नीति था वो क्या था? हमारे साम्राज्य का विस्तार हो। उसी साम्राज्य विस्तार की आकांक्षाओं को ध्यानगत रखते हुए इन्होंने भारत में आधुनिकीकरण का और पाश्चात्य शिक्षा का विकास करना प्रारंभ कर दिया। उसी आधुनिकीकरण और पाश्चात्य शिक्षा के फलस्वरूप भारत में सुप्त पड़ी राजनीतिक चेतना जागृत हुई और उसी राजनीतिक चेतना का यह विकास है कि सबसे पहले ब्रिटिशर्स द्वारा 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पास किया गया। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर हम 1947 के भारत स्वतंत्रता अधिनियम तक इस कक्षा में बात करेंगे। आइए देखते हैं। भारतीय संविधान का निर्माण एक क्रमिक विकास का परिणाम है जो ब्रिटिश शासन के दौरान धीमी गति से हुआ। साम्राज्य विस्तार की आकांक्षाओं सहित ब्रिटिश शासन ने भारत में पाश्चात्य शिक्षा का प्रसार तथा आधुनिकीकरण का दीपक जलाया, जिसका परिणाम यह हुआ कि भारत में सुप्त पड़ी राजनीतिक चेतना जागृत हुई। यही कारण था कि भारतीयों ने विकास तथा स्वतंत्रता के लिए ब्रिटिश सरकार से विभिन्न राजनीतिक मांगों को मांगा। उसी के क्रम में अब अधिनियम आए। तो सबसे पहला हमारा अधिनियम था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, जिसमें ब्रिटिश सरकार द्वारा कंपनी के कार्यों पर नियंत्रण की बात की गई। कंपनी शासन चलाता था भारत में, तो इस पर क्या करता था? तानाशाही व्यवस्था हो गई थी, तो उसी पर नियंत्रण की बात की गई। अब हम अध्याय को प्रारंभ करेंगे। 1947 तक भारत के स्वतंत्रता अधिनियम की बात करेंगे। आइए देखते हैं बारी बारी से।
देखिए 1773 से 1853 तक कंपनी का शासन रहता है हमारे देश में। उसके बाद 1858 के अधिनियम के द्वारा अब क्या हो जाता है, कंपनी के शासन को खत्म करके ताज का शासन आ जाता है। तो जो हम बात करेंगे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की, इस एक्ट के तहत क्या क्या हुआ, तो बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा और इसके द्वारा मद्रास एवं बंबई के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए। मतलब सबसे बड़ा क्या हो गया, बंगाल का गवर्नर जनरल। इसके नीचे कौन हो गया, मद्रास और मुंबई के गवर्नर। मुंबई वर्तमान नाम है, पहले बंबई था, आने लगे। इसके बाद 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा ही 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा ही 1774 में कलकत्ता में 1774 में कलकत्ता में, कहां पे, कलकत्ता में, ये बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। सुप्रीम कोर्ट मतलब उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसके पहले मुख्य न्यायाधीश एलिजा एम्पे थे। जिसके पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, एलिजा एम्पे। ये भी पूछा जाता है, एम्पे एम्पे थे। उसके बाद इसी के द्वारा मतलब 1773 के इस रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा ही ब्रिटिश सरकार का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त होता गया। अब पहले कंपनी पर नियंत्रण ब्रिटिश गवर्नमेंट का नहीं था, लेकिन जैसे जैसे अंग्रेजों की जो ब्रिटिशर्स की जो साम्राज्य विस्तार की नीति थी, तो उस नीति को कैसे क्रियान्वित किया जाए, तो इसके लिए भारत में उन्होंने पाश्चात्य शिक्षा और आधुनिकीकरण की व्यवस्था को गति देना प्रारंभ कर दिया। उसका परिणाम ये हुआ कि भारत में सुप्त पड़ी राजनीतिक व्यवस्था जागृत हो गई। अब भारत के जो लोग थे वो क्या करने लगे, राजनीतिक मांगों को मांगने लगे। उसी मांगों के संदर्भ में ब्रिटिश सरकार ने रेगुलेटिंग एक्ट पास किया और रेगुलेटिंग एक्ट के तहत अब क्या करने लगा, पहले कंपनी अपने तरीके से व्यवस्थाओं का संचालन करती थी, अब उस पर धीरे धीरे नियंत्रण होने लगा। और आप देखेंगे कि आते आते 1857 आते आते 58 आते आते क्या हो जाएगा, कंपनी समाप्त कर दिया जाएगा, कंपनी का नियंत्रण और ब्रिटिश क्राउन का नियंत्रण हो जाएगा। इन्हीं सब चीजों को हम लोग पढ़ेंगे। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग हो गए और कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश एलिजा एम्पे हुए। अब आगे देखिए 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। अब 1784 का जो हमारा पिट्स इंडिया एक्ट आया, उस एक्ट को एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से जाना जाता है। अब एक्ट ऑफ सेटलमेंट क्यों, क्योंकि जो गलतियां हो गई थी उसको सुधारने का प्रयास किया गया। अब सबसे पहला प्रश्न ये पूछता है कि 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, इसको क्या कहा जाता है, तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट। जो चीजें इधर उधर हुई है उसको सेटलमेंट करके व्यवस्थाओं को फिर अपनी गति दे दी जाए, पटरी पर ला दी जाए। इसने कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को पृथक कर दिया। पहले कंपनी के पास ही क्या था, पॉलिटिकल और कमर्शियल वाणिज्यिक काम थे। अब क्या कर दिया, नहीं भाई, अब क्या हो जाएगा, अब वाणिज्यिक कार्य अलग हो गया और राजनीतिक कार्य अलग हो गया। राजनीतिक कार्य मतलब इस सम्राट के पास गए, वहां गए, उन्होंने अनुमति पत्र मांगा, किसी भी तरीके से पैसा देके, क्राउन देके, सेना देके, उनको पेंशन देके, तो ये काम अब कौन करेगा, अलग आदमी करेगा और ये अलग पृथक कर दिया गया। उसके बाद 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट आया, उसके तहत जो कंपनी का जो क्षेत्र था, कंपनी के अंतर्गत जो क्षेत्र आता था, उसको पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहा गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई लोग पूछते हैं कि प्रश्न कहां से आता है। जब किसी भी चीज को आप बार बार पढ़ेंगे, 100 जगह से नहीं पढ़ना है, और मेरा ये कहना है कि इसी को न पढ़िए। आप अगर पहले से कोई कक्षा को कंटिन्यू कर रहे हैं तो उसी को पढ़िए, लेकिन बार बार पढ़िए। तो इसके द्वारा क्या हुआ, भारत में कंपनी अधीन क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहा गया। उसके बाद ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के कार्यों और इसके प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान कर दिया गया। उसके बाद आता है 1833 का हमारा चार्टर अधिनियम। इस अधिनियम में क्या हुआ, इस अधिनियम ने बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। 1773 का जो हमारा रेगुलेटिंग एक्ट आया, उसके तहत क्या हुआ कि बंगाल का जो गवर्नर था वो बंगाल का गवर्नर जनरल बन गया और उसके अधीन कहां कहां के,
मद्रास के और बंबई के गवर्नर आने लगे। अब 1784 का जो पिट्स इंडिया 1833 का जो चार्टर अधिनियम आया, उसके तहत क्या किया गया, बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। अब ये कहा गया कि अब एक ही पद होगा, जो बंगाल का गवर्नर जनरल होगा वही भारत का गवर्नर जनरल होगा। इसने मद्रास एवं बंबई, जो उस समय गवर्नर इसके अधीन आते थे, गवर्नरी क्षेत्र, उसको विधायिका शब्द से वंचित कर दिया। उसके बाद लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने, भारत के प्रथम गवर्नर बने। दो प्रश्न, पहले बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, उसके बाद भारत के प्रथम गवर्नर कौन थे, उसके बाद आएगा कि स्वतंत्र भारत के कौन थे, उसके बाद वायसराय कौन थे। 4 आता है इसमें से। अब देखिए अगला हम लोग देखते हैं 1833 का चार्टर अधिनियम। 1833 का जो चार्टर अधिनियम था, उसके तहत कौन कौन सी बातें हुई। 1793 से 1853 के दौरान ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किए गए चार्टर अधिनियम के श्रृंखला में यह अधिनियम अंतिम था। मतलब 1853 के चार्टर अधिनियम के बाद अब कोई अधिनियम नहीं आया, इस श्रृंखला का यह अंतिम अधिनियम था। इसने पहली बार गवर्नर जनरल के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया। विधायन का काम कोई और करेगा, प्रशासन का कोई काम और करेगा। विधायन मतलब कानून बनाना, विधि बनाना कि किस प्रकार से हमें अपनी व्यवस्थाओं को मूर्त रूप देना है, चलाना है। अब उसका काम, यह नियम बनाने वाला अलग हो गया और चलाने वाला कोई अलग हो गया, अर्थात विधायिका अलग और प्रशासनिक कार्य अलग। इसने सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता व्यवस्था का शुभारंभ कर दिया। 1853 का जो चार्टर अधिनियम आया, उसके तहत मुख्य 2-3 चीजें हुई। पहली ये हुई कि इसने गवर्नर जनरल के विधायी और प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया। उसके बाद सिविल सेवकों की भर्ती के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन कर दिया। उसके बाद पहली बार भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ किया गया। मतलब स्थानीय लोगों का भी प्रतिनिधित्व होगा, यह पहली बार कर दिया गया। उसके बाद ताज का शासन आ गया 1858 से 1947 तक। उसको देखते हैं। देखिए ताज का शासन 1858 से 1947 तक। 1858 का भारत शासन अधिनियम, उसके बाद हम बात करेंगे 1861, 1892 और 1919 का भारत परिषद अधिनियम। उसके बाद 1919 का भारत शासन अधिनियम, उसके बाद 1935 का भारत शासन अधिनियम, उसके बाद भारत स्वतंत्रता अधिनियम। यही 4-5 चीजों को पढ़ के हम इस चैप्टर को द एंड बोल देंगे। तो आइए देखते हैं 1858 का भारत शासन अधिनियम क्या था। देखिए 1858 का जो भारत शासन अधिनियम था, इसे क्या कहा गया। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट को क्या कहा गया, एक एक्ट ऑफ सेटलमेंट। और 1858 का जो भारत शासन अधिनियम आया, इसको भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम के नाम से प्रसिद्ध हुआ। प्रश्न ये कई बार पूछता है कि भारत को अच्छा बनाने वाला अधिनियम कौन सा अधिनियम था, तो 1858 का भारत शासन अधिनियम। और इसी के तहत जैसे आपको बताया गया था कि 1857 का जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का विद्रोह हुआ मंगल पांडे के नेतृत्व में, तो उसी के द्वारा अब अंग्रेजों को ये लगने लगा कि नहीं, अब हमें शासन करना चाहिए। तो कंपनी के शासन को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी को ही समाप्त कर दिया गया और महारानी विक्टोरिया के अधीन भारत का शासन आ गया। गवर्नर जनरल पद का नाम बदल दिया गया। जब क्राउन का शासन हो गया तो भारत का वायसराय हो गया। और क्राउन के शासन के पहले जब कंपनी का शासन था, क्राउन मतलब ताज, ताज मतलब राजा, जिसके सिर पर ताज वही राजा। तो विक्टोरिया, महारानी विक्टोरिया के अधीन हो गया और नाम बदल के हो गया भारत का वायसराय। उसके बाद लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय बने। पूछा जाएगा कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग। भारत के गवर्नर जनरल का पद का नाम कब वायसराय, भारत का वायसराय कर दिया गया, तो 1858 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। भारत को अच्छा बनाने वाला अधिनियम के नाम से कौन सा अधिनियम प्रसिद्ध है, तो 1858 का भारत शासन अधिनियम। 4-5 प्रश्न बार बार आता है, ध्यान रखिएगा। एक नए पद भारत का राज्य सचिव का सृजन कर दिया गया। उसके बाद आता है 1861 के भारत परिषद अधिनियम। 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों, यह प्रश्न पूछता है कि वायसराय की कार्यकारिणी में किन 3 भारतीयों को चुना गया था, तो बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव। ये तो नाम इतनी बार आया है,
सर दिनकर राव का मोस्ट इंपॉर्टेंट, जरूर देखिएगा इसको। उसके बाद इस अधिनियम में मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसियों को विधायी शक्तियां पुनः देकर विकेंद्रीकरण प्रक्रिया की शुरुआत हुई। विकेंद्रीकरण मतलब जो व्यवस्थाएं केंद्र की ओर थी, सबका नियंत्रण केंद्र ही करता था, सभी चीजों का देख रेख केंद्र ही करता था। तब ऐसा कर दिया गया कि कुछ कुछ जो चीजें हैं उसको विकेंद्रीकृत कर दी जाए, मतलब केंद्रोमुखी व्यवस्था ना हो। विकेंद्रीकरण मतलब सब चीज जैसे केंद्र की तरफ आती थी, और विकेंद्रीकरण में क्या होते हैं, कुछ कुछ शक्तियां कुछ लोगों को देकर क्या किया जाता है, केंद्र के भार को कम कर दिया जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, विकेंद्रीकरण की व्यवस्था। जैसे आप देखते होंगे एनसीआर रीजन क्या है, विकेंद्रीकृत व्यवस्था ही है कि जो मेन आपका शहर है उसमें ज्यादा भीड़ भाड़ ना हो, वहां की व्यवस्थाएं सही रूप से चले, इसके लिए क्या कर दिया जाता है, विकेंद्रीकृत व्यवस्था की जाती है। और अगल बगल के जो सटे हुए शहर हैं उनको क्या कर दिया, डेवलप किया जाता है, वहां कंपनी लगाया जाता है, अप्रोच किया जाता है, सड़कें बनाई जाती है, रोजगार दिया जाता है। तो उससे क्या होगा कि जैसे दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में क्या है, जो अगल बगल के यूपी से सटे जो जिले हैं, आपके हरियाणा से सटे हुए जिले हैं, उनको क्या एनसीआर रीजन घोषित कर दिया गया। वैसे ही केंद्रीकृत व्यवस्था को हटाकर विकेंद्रीकृत व्यवस्था चालू कर दी गई। अब आगे देखिए क्या हुआ। अब देखिए पॉलिटी बहुत ही शानदार विषय है। अगर आप परीक्षा की तैयारी भी नहीं करते हैं तो आपको एक बार अपने संविधान को जानना चाहिए, अपने इतिहास को जानना चाहिए। हमारी स्वतंत्रता की लड़ाई में कितने लोगों का योगदान रहा, क्या रहा, कैसे रहा। अगर इन सब चीजों को आप जानेंगे तो बहुत ही बेहतर रहेगा। देखिए इस अधिनियम में मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसियों को विधायी शक्तियां दे दी गई थी। पहले विधायी शक्तियां हटा ली गई, उसके बाद फिर अब दे दी गई। बंगाल, यहां देखिए ये एक शहर है, बंगाल में 1862 में, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में 1866 में 4 साल बाद, और जो ये हमारा पंजाब था इसमें 1897 में विधान परिषदों का गठन हुआ। अभी उत्तर प्रदेश में, पूरे भारत में कितने विधान परिषद हैं, विधान परिषदों की संख्या कितनी है, यह हमारा प्रश्न है। आप लोग देखिएगा, आप लोगों को जानकारी देगी। ये रही बात। अब देखिए 1892 का हमारा अधिनियम आया। इसके माध्यम से केंद्रीय और प्रांतीय परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। गैर सरकारी जो सदस्य थे उनकी संख्या कब बढ़ाई गई, 1892 का अधिनियम। इसने विधान परिषद के कार्यों में वृद्धि कर उन्हें बजट पर बहस करने के लिए अधिकृत कर दिया। 1892 के पहले बजट पर बहस करने का अधिकार नहीं था। 1892 का जो हमारा अधिनियम आया, इसके तहत केंद्रीय और प्रांतीय परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या को बढ़ा दिया गया। उसके बाद क्या कर दिया गया कि विधान परिषदों के कार्यों में वृद्धि कर उन्हें बजट पर बहस करने का अधिकार दे दिया गया कि बजट पर आप भी अपना तर्क प्रस्तुत कर सकते हैं। उसके बाद 1909 का अधिनियम आया। इसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। इसने केंद्रीय एवं प्रांतीय विधान परिषदों के आकार में काफी वृद्धि कर दी। यहाँ गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई थी 1892 में। 1909 में क्या कर दिया गया, केंद्रीय एवं प्रांतीय, केंद्रीय और प्रांतीय जो विधान परिषद थे, विधान परिषद, इसके सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 16 से 60 कर दिया गया। प्रश्न पूछा जाता है कि किस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय एवं प्रांतीय विधान परिषदों की संख्या को बढ़ाकर 16 से 60 कर दिया गया। तो 1909 के अधिनियम के द्वारा। देखिए 16 से 60, इसने दोनों स्तरों पर विधान परिषद के चर्चा कार्यों का दायरा बढ़ा दिया। अब भाई सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाएगी तो दायरा भी बढ़ाया जाएगा। उसके बाद ये प्रश्न बहुत बार बार पूछा जाता है कि वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य कौन बना था। तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, सर दिनकर राव का नाम आता है, उसके बाद सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। दोनों नाम बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है कि वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा बने। याद रखिएगा, इस अधिनियम में पृथक निर्वाचन के आधार पर
मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया। प्रावधान नहीं, प्रावधान, थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है। प्रावधान किया गया। अब आता है भारत शासन अधिनियम 1919। भारत शासन अधिनियम देखते हैं 1919 क्या करता है। 1919 इसमें प्रांतीय विषयों को पुनः 2 विषयों में विभाजित किया गया, हस्तांतरित विषय और आरक्षित विषय। इस अधिनियम ने पहली बार देश में द्विसदनीय व्यवस्था और प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था प्रारंभ की। इसके अनुसार कार्यकारी परिषद के 6 सदस्यों में से 3 सदस्यों का भारतीय होना आवश्यक था। इसने लोक सेवा आयोग का गठन किया। 1919 का अधिनियम, इसने पहली बार केंद्रीय बजट राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया। केंद्र का बजट अलग और राज्य का बजट अलग। इसके अंतर्गत एक वैधानिक आयोग का गठन कर दिया गया। उसके बाद आता है 1935 का भारत सरकार अधिनियम। अब भारत सरकार अधिनियम के तहत क्या क्या चीजें हुई इसमें, जो देखिए 1935 का जो भारत शासन अधिनियम है या भारत सरकार अधिनियम, जो भी नाम देते हैं, इसमें इसी का 2/3 भाग, मतलब लगभग 70% चीजें हमारे संविधान में लिखी गई है। जो भारत सरकार अधिनियम 1935 था, इसमें 321 धारा थी और 10 अनुसूचियां थी। इसने अखिल भारतीय संघ की स्थापना की। इस अधिनियम में केंद्र एवं इकाइयों के बीच 3 सूचियां, संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के आधार पर शक्तियों का बंटवारा कर दिया। आज भी यह तीनों सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। विषयों में थोड़ा हेरफेर है। इसने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली का प्रारंभ किया। केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली का प्रारंभ कहां से हुआ? 1935 के भारत शासन अधिनियम से। और प्रांतों में जो द्वैध शासन प्रणाली की व्यवस्था थी, कार्यपालिक, प्रशासनिक और वाणिज्यिक, इस प्रकार की जो व्यवस्थाएं थी, उसको समाप्त कर दिया गया। 11 जो राज्य थे उसमें से 6 में द्विसदनीय व्यवस्था प्रारंभ कर दी गई। इसने भारत शासन अधिनियम 1858 द्वारा स्थापित भारत परिषद को समाप्त कर दिया। इसके अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई और इसके तहत 1937 में एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। संघीय न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा हुआ, कलकत्ता में जिसकी स्थापना हुई 1774 में। संघीय न्यायालय की स्थापना 1937 में हुआ, जिसकी स्थापना भारत सरकार अधिनियम 1935 के अधीन की गई। अब आगे देखिए, अब भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 हमारा आया। अब भारत स्वतंत्रता अधिनियम आएगा तो ये क्या करेगा? इसने ब्रिटिश राज्य को समाप्त कर दिया और 15 अगस्त 1947 को इसने 2 स्वतंत्र संप्रभु राष्ट्र भारत और पाकिस्तान का सृजन कर दिया। इस कानून ने ब्रिटेन में भारत सचिव का पद समाप्त कर दिया, जो भारत सचिव का पद था। उसके बाद 15 अगस्त 1947 से भारतीय रियासतों पर ब्रिटिश संप्रभु की समाप्ति की घोषणा कर दी गई और इसने शाही उपाधि से भारत का सम्राट शब्द समाप्त कर दिया। हमारा अनुच्छेद 18 कहता है उपाधियों का अंत यहीं से वो प्रेरित है। उसके बाद अंतरिम सरकार का गठन हुआ। उस सरकार को देखते हैं कौन कौन लोग थे, क्योंकि ये चीजें बार बार पूछी जाती है। जो जो चीजें बार बार पूछी जाती है उसको हम लोगों को पढ़ना बहुत जरूरी है। देखिए, अंतरिम सरकार, अंतरिम सरकार का गठन हुआ। सरदार जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रमंडल और विदेश मामले, सरदार पटेल गृह, सूचना एवं प्रसारण, राजेंद्र प्रसाद के जिम्मे खाद्य एवं कृषि आया। जॉन मथाई के जिम्मे उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति, जगजीवन राम श्रम, सरदार बलदेव सिंह के जिम्मे रक्षा आया। ये बार बार पूछता है बलदेव सिंह जी वाला। CH भाषा कार्यखंड, लियाकत अली खान आ गया वित्त, अब्दुल रब निस्वार के जिम्मे डाक एवं वार, आसफ अली रेलवे, राजगोपालाचारी के जिम्मे शिक्षा एवं कला आया। आई चंद्रशेखर वाणिज्य, गजफर अली खान के जिम्मे स्वास्थ्य आया और जोगेंद्र नाथ मंडल जो थे इनके जिम्मे विधि आया। उसके बाद स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल गठित हुआ। इसके बारे में इसको देखते हैं। देखिए, स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल 1947 में हुआ। इसमें कौन कौन से लोग थे, ये बार बार चीजें पूछी जाती है। ये दोनों, अंतरिम मंत्रिमंडल और भारत का प्रथम मंत्रिमंडल 1947, दोनों से बहुत सारे मिलाने के प्रश्न आते हैं। तो जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री राष्ट्रमंडल था, विदेशी मामले, वैज्ञानिक शोध,
सरदार पटेल, गृह सूचना प्रसारण, राज्यों के मामले, तभी तो भारत में 500 से ज्यादा रियासतें थी, उनको क्या किया गया, एक में किया गया, उनको संगठित करने का काम, उनको विलयित करने का काम भारत में सरदार वल्लभ भाई पटेल के ही जिम्मे आना भी था, क्योंकि राज्यों का मामला इन्हीं के जिम्मे था, इन्हीं का मंत्रित्व काल में यह चीजें थी। राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि आया, मौलाना अबुल कलाम आजाद के जिम्मे शिक्षा, जान मथाई, रेलवे एवं परिवहन, आर के सन्मुख सेठी वित्त, बी आर अम्बेडकर विधि आया, जगजीवन राम के जिम्मे श्रम आया, बलदेव सिंह अंतरिम मंत्रिमंडल में भी रक्षा विभाग देखते थे, और पहले मंत्रिमंडल जो बना स्वतंत्र भारत का उसमें भी रक्षा विभाग देखते थे। अमृत कौर थी, ये स्वास्थ्य थी, CH भाभा वाणिज्य थे, रफी किदवई संचार, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नाम आता है, ये उद्योग एवं आपूर्ति, BN गाडगिल कार्य एवं खनन ऊर्जा इनके जिम्मे था। यह हमारा पहला अध्याय था, भारतीय संविधान का विकास। आप लोगों को यह कक्षा कैसी लगी? अगर आप हमारे पहले पाठक हैं, मतलब नए पाठक हैं, या हमारी पहली वीडियो देख रहे हैं, पहली कक्षा देख रहे हैं, तो अपने मित्रों तक शेयर करिए। आप लोगों को यह कक्षा अच्छी लगती है तो अपने कमेंट पे आप हमसे जुड़ सकते हैं। सभी सोशल जो प्लेटफॉर्म है उसके तहत, चाहे वो ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, जो भी चीजें हैं, इसके लिए आपको इल्मिन क्लासेस सर्च करना है। हमारा नंबर है, आप इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा नंबर है 7081788388। इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर आपको PDF चाहिए हर कक्षाओं की तो आप हमसे जुड़ भी सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। आप कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अगली कक्षा के साथ फिर उपस्थित होंगे।